आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज अबाउट स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है। नॉर्मली हार्मोन कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि इंफॉर्मेशन रिच मॉलिक्यूल होता है, जो कि इंफॉर्मेशन जो है वो किसी स्पेसिफिक सेल तक ले गया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ये हार्मोन जो हैं, इनको हम 2 कैटेगरीज के अंदर जो है वो क्लासिफाई करते हैं, और इन दोनों कैटेगरीज की जो सेल्स के साथ इंटरेक्शन है या सेल के अंदर एंटर होने का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। So there are some hormones which are peptide in nature and there are some hormones which are steroid in nature. So peptide हार्मोन में आप लोग इंसुलिन की एग्जांपल देख सकते हो, ग्लूकागोन की एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है, आपके जो मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं। और स्टीरॉयड हार्मोन्स में आप मेल और फीमेल हार्मोन्स को देख सकते हो, या फिर आपके पास कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, इसको आप देख सकते हो, एल्डोस्टेरोन है, कॉर्टिसोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन टर्मिनोलॉजीज को देखना है, इनको इनमें डिफरेंस देखना है कि पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं, ये किस तरह से एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट है। बच्चों, पेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में आपने एक चीज याद रखनी है कि आपके हार्मोन्स नॉर्मली किसी भी सेल ने अगर उन्हें प्रोड्यूस किया और ये सपोज ये टारगेट सेल है जिसके ऊपर किसी हार्मोन ने आके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। सपोज आपका यहाँ पे कोई डिफरेंट सेल था, ये पैंक्रियास है जो कि एक्चुअली किसी पेप्टाइड हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है। ये इंसुलिन भी हो सकता है, ग्लूकागोन भी हो सकता है, जो कि ब्लड वेसल के थ्रू यहाँ से होता हुआ इस सेल तक पहुंचे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी पेप्टाइड हार्मोन की सेल के अंदर जो है वो एंट्री या सेल को किस तरह से वो इफेक्ट करता है, इस चीज को देख लेते हैं। नॉर्मली आपके जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, इन पेप्टाइड हार्मोन्स की अगर आप नेचर देखो तो क्या होती है, हाइड्रोफिलिक नेचर होती है, विच मीन्स कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। दैट्स व्हाई आपका पैंक्रियास जब इंसुलिन या ग्लूकागोन को रिलीज करता है तो ये बड़े आराम से ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू जो है वो अपने टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। बिकॉज ब्लड में भी 90% वाटर है और इनकी हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से ये बड़े आराम से ब्लड में ट्रेवल कर सकते हैं और अपने टारगेट सेल तक आ सकते हैं। वो टारगेट सेल लिवर भी हो सकता है या कोई भी दूसरा सेल हो सकता है। अब जब ये हार्मोन इस टारगेट सेल तक आया तो यहाँ पे ये चीज आपने ऑब्जर्व की कि इस टारगेट सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट है जहाँ पे जाके ये हार्मोन बाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो एक और चीज आपने यहाँ से कंक्लूड की, पहली बात आपने ये की कि आपके जो पेप्टाइड हार्मोन्स है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। सेकेंड आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि ये प्लाज्मा में फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक नेचर, बिकॉज प्लाज्मा इटसेल्फ जो है वो उसके अंदर 90% वाटर प्रेजेंट होता है। थर्ड आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास ये जो हार्मोन है पेप्टाइड हार्मोन्स, ये किसी सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। एक चीज यहाँ पे माइंड में रखिएगा कि ये हार्मोन्स डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते, बिकॉज ये जो एनवायरनमेंट आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दिस एनवायरनमेंट इज नॉन पोलर इन नेचर, या ये जो आपके पास बैरियर है सेल के अराउंड, ये हाइड्रोफोबिक बैरियर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉन पोलर इन नेचर है ना, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो आपके ये हाइड्रोफिलिक हार्मोन सेल्स के इस हाइड्रोफोबिक बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी आपकी जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, एफिनिटी शो करते हैं, इंटरेक्शन शो करते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो अगर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है, इट मीन्स वो हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट में से पास नहीं कर सकता। तो इस केस में आपके अगर इस हार्मोन ने इस टारगेट सेल को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए उसे इसकी सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है। तो आप इस चीज को यहाँ से हाईलाइट करोगे कि आपके जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं दे नेवर एंटर इनसाइड द सेल, बिकॉज ये इस हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट को या इस जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नॉन पोलर एनवायरनमेंट है इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ये हमेशा सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और सेल सरफेस इंटरेक्शन के बाद, रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन के बाद आपके सेल के अंदर किसी मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करके वहां तक अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ से आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो कि सपोज आपके पास एक पेप्टाइड हार्मोन है एपिनेफ्रिन, ये सेल की सरफेस पे प्लेजेंट रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ, रिसेप्टर के इंटरेक्शन के बाद अगेन आपके पास एक जी प्रोटीन थी, मीन कि आप इसको अगेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कह सकते हो,
बिकॉज ऐसे रिसेप्टर्स जो कि हार्मोन के साथ बाइंड करने के बाद जी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं या जो जी प्रोटीन के साथ एसोसिएट होते हैं, उन रिसेप्टर्स को हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपने ये जैसे IP3 सिग्नलिंग में देखा था कि जी प्रोटीन यहाँ पे रिसेप्टर के साथ अटैच होती है, ये ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है, विच मीन्स के इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो जैसे ही ये हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, इसमें जो एक अल्फा सब यूनिट है उसके साथ नॉर्मली जो जीजीपी अटैच होता है वो जीटीपी से रिप्लेस हो जाएगा, और आपका ये अल्फा सब यूनिट जो है ये आगे जाके बाकी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करवाएगा। पहले आपने ये देखा था कि आपकी ये जी प्रोटीन जो है वो फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करवा रही थी, बट दिस टाइम आपकी ये जी प्रोटीन जो है ये एक और एंजाइम को एक्टिवेट करा रही है, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि एटीपी को किसमें कन्वर्ट करता है, साइक्लिक एएमपी के अंदर, और ये साइक्लिक एएमपी फिर जाके मल्टीपल अदर प्रोटीन्स ऑफ सेल्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। लाइक आपकी जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के एंजाइम्स है उनको इनहिबिट करता है प्रोटीन काइनेज ए, और आपके जो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन के एंजाइम्स है उनको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। इट मीन्स कि ग्लूकागोन या एपिनेफ्रिन की बाइंडिंग के बाद ग्लाइकोजन की सिंथेसिस नहीं होगी, बल्कि ग्लाइकोजन डिग्रेड होकर किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, बिकॉज एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागोन उसी सिनेरियो में रिलीज होते हैं जब आपकी बॉडी में स्टार्वेशन कंडीशन होती है, जब आपकी बॉडी को क्या चीज चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो आप ये चीज ऑब्जर्व करें कि ग्लूकागोन इटसेल्फ सेल के अंदर जाके इन एंजाइम्स को एक्टिवेट और इनहिबिट नहीं कर रहा, बल्कि ग्लूकागोन तो सेल की सरफेस में प्रेजेंट एक रिसेप्टर के साथ अटैच है, वो सेल के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली भेज रहा है, किसकी मदद से, सेकेंड मैसेंजर की मदद से। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि किसी हार्मोन की इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर कन्वे करने में यूज होता है, उस मॉलिक्यूल को आप क्या कहते हो, सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल, बिकॉज अल्टीमेटली फर्स्ट मैसेंजर ये हार्मोन था, बट बिकॉज दिस हार्मोन वाज नॉट अलाउड टू एंटर इनसाइड द सेल, तो इसकी इंफॉर्मेशन को सेल में लाने के लिए एक और मैसेंजर मॉलिक्यूल यूज होगा, और इस मैसेंजर को क्या कहा जाता है, सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल। तो इसके बाद हम देखते हैं किसी स्टीरॉयड हार्मोन की वर्किंग। अभी हमने एक पेप्टाइड हार्मोन को देखा ना, नॉर्मली मैंने आपको ये कहा था कि हम पेप्टाइड और स्टीरॉयड हार्मोन्स को कंपेयर करेंगे। तो पेप्टाइड हार्मोन किस तरह से वर्क करते हैं ये सारे पॉइंट्स हम देख चुके हैं। अब हम किसी स्टीरॉयड हार्मोन की एग्जांपल लेते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स, आपके पास ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसमें स्टीरॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आप लोगों को याद होगा जब हमने कोलेस्ट्रॉल को डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने ये चीज कही थी कि आपके पास स्टीरॉयड न्यूक्लियस इस फ्यूज्ड रिंग सिस्टम को आप कहते हो। ठीक है, ये आपके पास स्टीरॉयड है, और ये स्टीरॉयड स्ट्रक्चर, ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस जिन हार्मोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको आप क्या कहते हो, स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है, तो स्टीरॉयड हार्मोन्स में स्टीरॉयड न्यूक्लियस के प्रेजेंट होने की वजह से ये कंपैरेटिवली नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। इट मीन्स कि अगर ये नॉन पोलर इन नेचर हैं तो ये क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बैरियर को क्रॉस करके सेल में एज इट इज एंटर होंगे। तो आप यहाँ पे ये चीज इस तरह से कंपेयर कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए बताई थी, उसी तरह से हम स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए भी इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक दफा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ग्लाइकोजन सिंथेसिस के एंजाइम है, और यहाँ पे आपके पास ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन के एंजाइम, और ये सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल ने एक को आके इनहिबिट किया और दूसरे एंजाइम को आके क्या किया था, एक्टिवेट किया था। अब हम एक और पाथवे की तरफ जा रहे हैं जिसमें आपके किसी सेल में, फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि आपके जो कॉर्टिसोल्स हैं या आपके पास जो एल्डोस्टेरॉन है, ये आपके जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं जिनको आपके जो किडनी के सेल्स हैं इन हार्मोन्स को सिक्रीट किया। बिकॉज ये हार्मोन्स नॉन पोलर इन नेचर हैं, पहली बात तो आपने यहाँ पे ये चीज बतानी है कि ये जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स की नेचर क्या है, नॉन पोलर। बिकॉज ये हार्मोन नॉन पोलर इन नेचर है, इट मीन्स कि ये प्लाज्मा में से एज इट इज पास नहीं कर सकते, बिकॉज प्लाज्मा में तो 90% वाटर प्रेजेंट है। तो जस्ट लाइक द पेप्टाइड हार्मोन जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर थे, स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है ये प्लाज्मा में से ट्रेवल नहीं कर सकते, बिकॉज प्लाज्मा इटसेल्फ एक हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट है ना, पोलर इन्वायरमेंट है जहाँ पे 90% वाटर है। तो अगर प्लाज्मा में से इन्होंने गुजरना है तो उसके लिए इन्हें कुछ कैरियर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनपे ये स्टीरॉयड हार्मोन जो है ये बाइंड करेंगे जिनके साथ, और इन प्रोटीन्स के थ्रू ये यहाँ से क्या करेंगे,
ट्रेवल करेंगे। तो ये आपने एक डिफरेंस ऑब्जर्व किया कि स्टीरॉयड हार्मोन को प्लाज्मा में से पास करने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होती है, कुछ ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है, जो कि इन हार्मोन के साथ बाइंड करते हैं, इनको टारगेट सेल तक लेके आते हैं, और टारगेट सेल पे आने के बाद आपकी ये प्रोटीन जो है वो इस हार्मोन को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी और इटसेल्फ फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड चीज आपने यहाँ से ऑब्जर्व की कि आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स को प्लाज्मा में से ट्रेवल करने के लिए कुछ कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स की जरूरत होती है। अब ये स्टीरॉयड हार्मोन चूंकि नॉन पोलर इन नेचर है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नॉन पोलर इन नेचर है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ये सेल में एज इट इज एंटर हो जाएगा। इट मीन्स कि थर्ड डिफरेंस आपने ये देखा कि स्टीरॉयड हार्मोन सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, ये स्टीरॉयड हार्मोन डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बैरियर को क्रॉस करते हैं, सेल के अंदर जाते हैं और इनके रिसेप्टर साइटोसोल या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे साइटोसोल में ये एक रिसेप्टर है, ये स्टीरॉयड हार्मोन फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोसोल में आएगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, and then this receptor and ligand complex will move towards nucleus, और न्यूक्लियस में जाने के बाद ये आपके डीएनए के साथ इंटरेक्शंस करके किसी स्पेसिफिक जीन की ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, सपोज ये आगे इसके साथ बाइंड करेगा और डीएनए इस लिगेंड की प्रेजेंस में कोई खास किस्म के एंजाइम या प्रोटीन की प्रोडक्शन करवा देगी, स्टार्ट करवा देगी। ठीक है, तो स्टीरॉयड हार्मोन हमेशा जो है वो आपके जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि नॉर्मली आपका स्टीरॉयड हार्मोन इस हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट को क्रॉस करने के बाद जैसे ही साइटोसोल में आता है, तो साइटोसोल में स्टीरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये हार्मोन और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इस सेल्फ न्यूक्लियस में जाके क्या चीज करता है, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को क्या करता है, इनिशिएट करता है। कि आपके पेप्टाइड हार्मोन्स जो हैं ये पहले से बने हुए एंजाइम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते थे, या उनको कम कर देते थे या ज्यादा कर देते थे। लेकिन आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स क्योंकि डीएनए के ऊपर जाके इंटरेक्शन शो करते हैं, डीएनए के साथ जो है ये बाइंड करते हैं, इसलिए कि ये न्यू एंजाइम्स और न्यू हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपके जो पेप्टाइड हार्मोन्स है इनका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, बिकॉज इस केस में आपका कोई न्यू एंजाइम नहीं बनना, आपका ऑलरेडी एंजाइम बना हुआ है, सिर्फ उस एंजाइम की एक्टिविटी को कम या ज्यादा करना है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। लाइक जब अब स्टार्वेशन स्टेज खत्म हो जाएगी तो आपके ग्लाइकोजन की सिंथेसिस रिक्वायर्ड है ना, तो उस केस में आपके ये एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे और ये इनहिबिट हो जाएंगे। इट डजंट मीन कि एंजाइम इटसेल्फ जो है उनकी कंसंट्रेशन कम ज्यादा होगी, बल्कि एंजाइम ऑलरेडी प्रोड्यूस है, कंडीशंस के हिसाब से उनकी एक्टिवेशन या इनहिबिशन को कंट्रोल किया जाएगा। बट स्टीरॉयड हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि जेनेटिक लेवल पे जाके किसी पर्टिकुलर हार्मोन की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, उसे एक्टिवेट करते हैं। सपोज अगर किसी हार्मोन की जरूरत नहीं है तो उसकी प्रोडक्शन के प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं, किसी एंजाइम की अगर जरूरत नहीं है तो उस एंजाइम की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, और अगर किसी एंजाइम की जरूरत है तो उसको ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से आपके जो स्टीरॉयड हार्मोन्स है उनका रिस्पॉन्स स्लो रिस्पॉन्स होता है, बिकॉज डीएनए के साथ जाके बाइंड करना, फिर आपके पास ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करवा के प्रोटीन्स बना के फिर वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। जबकि आपके यहाँ पे जो पेप्टाइड हार्मोन्स है वो फौरी तौर पे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देते हैं, बिकॉज इनके केस में आपकी प्रोटीन ऑलरेडी बनी हुई है, उसकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन सब कुछ हुआ हुआ है, सिर्फ आपने उसको क्या करना है, एलोस्टेरिकली एक्टिवेट या इनहिबिट कर प्रोड्यूस कर। नाउ स्टीरॉयड हार्मोन जैसे हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं कि इनमें एक पेरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जस्ट लाइक द स्टीरोल, जिसमें आपके पास जो है वो फ्यूजन का सिस्टम प्रेजेंट होगा। बट इस केस में आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं दे आर मोर ऑक्सीडाइज, यानी इनमें मल्टीपल पोजीशन के ऊपर आपके पास जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप या फिर जो है ऑक्सीजन आपको अटैच हुई नजर आएगी। तो बेशक ये स्टीरॉयड से ड्राइव हुए हैं, ये आपके पास जो है कंपैरेटिवली ज्यादा ऑक्सीडाइज हैं। कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले में अगर आप इनको कंपेयर करो तो ये कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले में ज्यादा पोलर है,
बट स्टिल अगर इनको आप पेप्टाइड हार्मोन के साथ कंपेयर करो तो पेप्टाइड हार्मोन की जितनी पोलैरिटी है उतनी पोलैरिटी इनकी नहीं होती, ठीक है। तो पेप्टाइड हार्मोन के कंपैरिजन में ये नॉन पोलर है, बट अगर आप इनको कोलेस्ट्रॉल के साथ कंपेयर करो तो उस केस में ये कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा पोलर है, ठीक है। बिकॉज कोलेस्ट्रॉल में सिर्फ एक पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, तो इस केस में स्टीरॉयड हार्मोन के केस में आपके पास मल्टीपल पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। वर्किंग ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स जब ब्लड स्ट्रीम से पास करते हैं तो उस केस में इन्हें हमेशा किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, बिकॉज एज इट इज ये प्लाज्मा जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल है ब्लड प्लाज्मा का उसको पास नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर नॉन पोलर नेचर। और इनके रिसेप्टर सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस केस में आपके रिसेप्टर्स हमेशा इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होंगे। वो साइटोसोल में भी हो सकते हैं और वो न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं, और हमेशा ये जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। दैट्स द रीजन कि इनका रिस्पॉन्स हमेशा क्या होता है, स्लो रिस्पॉन्स होता है। नाउ कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स की एग्जांपल देख लेते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स को आप लोगों ने कंपेयर करना है विद दी स्ट्रक्चर्स ऑफ, इनके स्ट्रक्चर्स को आप कंपेयर करोगे विद दी स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। यानी आप लोग एक तरफ टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसको कोलेस्ट्रॉल से कंपेयर करोगे, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि अल्काइल चेन जो कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट थी वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और इस केस में आपके पास ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन अटैच है। कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में आपके पास अनसैचुरेशन बिटवीन कार्बन 5 और 6 होती है, यहाँ पे आपके पास अनसैचुरेशन यहाँ पे 4 और 5 के दरमियान आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। बाकी सारा स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल जैसा ही है, सिर्फ इन 3 पोजीशंस के ऊपर आपने डिफरेंस को ऑब्जर्व किया। उसी तरह से आप अगर यहाँ पे कॉर्टिसोल के स्ट्रक्चर को देखते हो तो कॉर्टिसोल के स्ट्रक्चर में भी आपके पास यहाँ पे और इस पोजीशन के ऊपर डिफरेंस ऑब्जर्व किया कि आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट तो है, लेकिन वो रिंग ए में है, बी में नहीं, ठीक है। रिंग ए में आपके पास थर्ड पोजीशन पे नॉर्मली हाइड्रोक्साइल ग्रुप था, लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है। बी का स्ट्रक्चर सिर्फ, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो अनसैचुरेशन थी वो आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, ठीक है। और रिंग सी में आप यहाँ पे एडिशनल एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप की अटैचमेंट देख रहे हो, ये मजीद आपके पास डिफरेंस है। और फाइनल आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो रिंग डी के साथ 2 टाइप्स के ग्रुप्स हैं, एक आपके पास यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और एक आपके पास जो अल्काइल चेन है ये भी कोलेस्ट्रॉल से क्या है, डिफरेंट है। तो मेन जो आपने यहाँ पे चीज देख रहे हो वो ये कि स्टीरॉयड रिंग जो है, स्टीरॉयड न्यूक्लियस, ये फ्यूज रिंग सिस्टम, ये कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी प्रेजेंट है, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और बाकी जो आपके हार्मोन्स हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो इन सब्सटीट्यूएंट्स की वजह से आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे जो आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, उन स्टीरॉयड हार्मोन्स को आप जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर देख सकते हो। इसमें से कुछ हार्मोन्स आपके जो है वो सेक्स हार्मोन्स हैं, जो कि फीमेल्स और मेल्स की जो जेंडर्स हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स उनको इम्पार्ट करते हैं, जिसमें आपके पास कुछ मेल स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं और कुछ फीमेल स्पेसिफिक हार्मोन्स, जिसमें एक एक हार्मोन की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। आप लोग सिर्फ उन्हीं के जो है वो 1 to 2 लाइन फंक्शन देखोगे, ठीक है, कि टेस्टोस्टेरोन के क्या फंक्शन है। और इसी तरह से अगर फीमेल्स में आप यहाँ पे जो है वो ईस्ट्राडायोल का स्ट्रक्चर देखते हो तो इस ईस्ट्राडायोल का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स में मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं। अब इस केस में आपके पास ये जो हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स की कंसंट्रेशन अगर आप देखो तो एक्चुअली कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। इट डजंट मीन कि टेस्टोस्टेरोन हमेशा जो है वो मेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, वो फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। फीमेल्स के अंदर भी इसकी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो मेल के अंदर इस हार्मोन की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। सेम इज द केस विद द ईस्ट्राडायोल, ठीक है। और जो फाइनली आपके पास इन सेक्स हार्मोन्स के अलावा कुछ मेटाबॉलिक हार्मोन्स भी होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स या मेटाबोलाइट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो कॉर्टिसोल्स आ जाते हैं, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स आ जाते हैं, और इसके अलावा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स आ जाते हैं। ये भी एक्चुअली स्टीरॉयड हार्मोन्स है जो कि आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। फाइनली आप अब यहाँ पे जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स के बाद कुछ ऐसे लिपिड को ऑब्जर्व करोगे जो कि प्लांट्स को आप इस तरह से कंसीडर कर लो कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स उनको इम्पार्ट करते हैं।
लाइक उनके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसमें उनका जो पोलिनेशन का प्रोसेस है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ उसको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ पोलिनेटर जो हैं वो यूज करते हैं। कुछ आपके पास है वो ऐसे लिपिड डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। कुछ ऐसे लिपिड डिराइव्ड हार्मोन्स हैं जो कि इवन आपके जो है वो पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स के तौर पर भी वर्क करते हैं। लाइक प्लांट अगर किसी जो है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फेक्शन को फेस कर रहा है, कोई पेस्ट उसके ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है, तो वो कुछ ऐसे कंपाउंड भी प्रोड्यूस कर सकता है जिसको अगर वो पेस्ट कंज्यूम करे उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिपिड ड्राइव्ड मॉलिक्यूल्स की वजह से प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो कुछ कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिपोफिलिक कंपाउंड्स लिस्ट डाउन किए हुए हैं और इसके फंक्शंस आप लोगों के सामने जो है वो बताया हुआ है कि ये किस तरह से प्लांट्स को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि लिपिड्स का रोल सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं है, हमने उनके सिग्नलिंग रोल्स भी देखे हैं। यहाँ पे हम कुछ ऐसे वोलाटाइल कंपाउंड्स भी हैं, कुछ लिपिड ड्राइव्ड कंपाउंड्स भी हैं जो कि प्लांट्स को जो है वो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक कंपाउंड आपके पास जो है वो जस्मोनेट। दिस कंपाउंड इज एक्चुअली अ लिपोफिलिक कंपाउंड। ठीक है, और इसका जो पेरेंट कंपाउंड है ना, दिस पेरेंट कंपाउंड इज पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपके पास लाइनोलेनिक एसिड जो है विच इज एन 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड, 3 डबल बॉन्ड हैं जिसमें, और डबल बॉन्ड 9, 12 और 15 पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। ये इस कंपाउंड के जो है वो प्रिकर्सर के तौर पर एक्ट करता है। इस कंपाउंड का जो मेन फंक्शन है वो प्लांट के डिफेंस सिस्टम को रेगुलेट करना है। ठीक है, यानी प्लांट को अगर किसी भी किस्म का कोई इंसेक्ट जो है वो डैमेज अगर कॉज कराने लगता है तो ये जो जस्मोनेट कंपाउंड है, लिपोफिलिक कंपाउंड जिसको प्लांट प्रोड्यूस करता है, ये एक्चुअली प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट दिस पैथोजन।